जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का मेरा विषय है विपश्यना में जो मुझे अनुभव हुआ है उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो आज इतनी सारी बातें आपके साथ करने के लिए है कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ये दिन भी कम पड़ जाएगा, पर मैं बहुत कम शब्दों में अच्छी तरीके से आपको विपश्यना का मेरा अनुभव आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, विपश्यना की मेरी शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, लेकिन 2 बार नंबर लगने के बावजूद मैं जा नहीं पाई किसी कारणवश, क्योंकि थोड़ा मन में एंजाइटी भी थी कि मैं सच में मोबाइल छोड़ पाऊँगी या नहीं, मैं चुप रह पाऊँगी या नहीं, या फिर वो चीज़ें अकेले रह पाऊँगी या नहीं। बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में थी, पर जब मैंने निश्चय कर लिया था तब मेरा नंबर ही नहीं लग रहा था। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जब हम स्ट्रांगली चाहते हैं कि वो चीज़ हो और ना हो तो हम एक डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो यही मेरे धम्म मित्र मिले मेरे यूट्यूब चैनल पे एक, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैंने राजस्थान के जो है धम्मथली में नंबर लगाया है विपश्यना का, तो आप भी ट्राई करें। तो हमारी ऐसी बातें हुई और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार ट्राई तो कीजिए, हो सकता है आपका नंबर लग जाए। तो 18 नहीं, 8 जुलाई को मैंने अपना फॉर्म भरा और सबमिट कर दिया और छोड़ दिया। मैंने सोचा कि इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 8 जुलाई से अगर मेरा ये होता है तो 30 जुलाई को वो सेशन स्टार्ट होने वाला था। तो 3 दिन के अंदर ही मेरा नंबर लग गया और मैं बहुत खुश हो गई। इतनी खुश हो गई कि मैं बहुत ग्रेटफुल समझ रही थी खुद को कि फाइनली इस समय जबकि मुझे बहुत ज़रूरत थी विपश्यना की और मैं ईगरली जाना चाहती थी, तब मेरा नंबर लग गया। ये जो मेरी विपश्यना की जर्नी है वो बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हुई। 8 जुलाई को मैंने फॉर्म भरा और 18 जुलाई को मैंने टिकट भी बुक कर दिया और मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से मैं रेडी हो गई कि मुझे वहाँ पे एकदम सीरियसली मेडिटेशन करना है और मुझे वो अनुभव पाना है जो सब जो लोग जाते हैं और वो अनुभव करते हैं और बताते हैं। तो मेरा भी एक अच्छा अनुभव वहाँ से आना चाहिए और मेरी जितनी भी एंजाइटी थी, जितना भी कुछ मेरे मन में था, उसका भी निदान हो जाए। मैं अपने लाइफ के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ पाऊँ और मैं खुद को भी एक क्वालिटी टाइम दे सकूँ। तो ये मुझे लगता है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए और मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर 29 जुलाई से मैंने अपना ट्रेन का जर्नी स्टार्ट किया नागपुर से जयपुर के लिए। तो वो जर्नी भी इतना सुंदर था क्योंकि रास्ते में इतने ब्यूटीफुल सीनरीज थी, पहाड़ थे, नदियाँ थी और इतनी अच्छी जर्नी मेरी शुरू हो गई कि मुझे वो जर्नी में ही इतनी पॉजिटिविटी लगने लग गई और ऐसे लगने लग गया कि सच में ये जर्नी के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे मतलब पुण्य का संचय मेरा उतना हुआ है और लोगों ने भी मुझे उतना सपोर्ट किया कि जिसकी वजह से मैं विपश्यना में जा पाई और मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं 30th को मॉर्निंग में 8 बजे राजस्थान पहुंची और राजस्थान के रेलवे स्टेशन पे पहुंच के मैं बहुत अच्छा एक नाश्ता किया, वहाँ पे आलू पराठा खाया जो कि बहुत यमी था। उसके बाद मैं धम्मथली के लिए निकली। धम्मथली के लिए जाते हुए इतना सुंदर रास्ते हैं और मैंने जयपुर को थोड़ा सा देखा जो कि बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे जाते समय मुझे मेरे ही नाम का आम्रपाली शोरूम भी नज़र आया जो कि बहुत ही बड़ा था और मैं बहुत बहुत देख के मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद जब निकल यात्रा मेरी स्टार्ट हुई थी, तब मैं जब कैब से जा रही थी तो उसी दिन कावड़ यात्रा वहाँ से निकल रही थी। तो सारे लोग, बहुत भीड़ थी, रास्तों पे बहुत भीड़ थी और धम्मतली की ओर जाते हुए हमें कावड़ यात्रा बहुत अच्छी तरीके से दिख रही थी और धम्मथली का परिसर तो क्या ही कहना, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर था।
वहाँ पे जाते जाते ही ऐसा लग रहा था कि बस यही एक ब्यूटीफुल स्पॉट है जहाँ से हमने कभी नहीं जाना चाहिए। और वो स्पॉट भी इतना अच्छा था कि तीनों तरफ पहाड़ियाँ ही थी, और जो जहाँ पे धम्मतली था वहाँ पे वो डेड एंड हो रहा था, तो बहुत सुंदर थी। मैं जब धम्मथली पहुंची तो फिर मैंने एक नॉमिनल फॉर्म भरा था। वहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ, आंटियाँ और बुज़ुर्ग भी वहाँ पे आए हुए थे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट होने वाले थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे और सभी अपने फॉर्म भर रहे थे, और जिसमें हमारी खुद की बहुत सारी जानकारी देनी होती है। तो वो सारे फॉर्म जो है आपको हाथ से भरना पड़ता है। तो उसमें आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पे और किस लिए, किस वजह से आ रहे हैं, वो वहाँ पे मेंशन करना होता था। तो फॉर्म पूरा अपना डिटेल, आधार कार्ड और सब कुछ ये करते हुए आपका यहाँ आने का मोटो क्या है ये भी आपको उस फॉर्म में भरना पड़ता था। जैसे ही मैंने फॉर्म भरा उसके बाद हमें एक रूम अलॉट हो गई, जिसमें शेयरिंग रूम थी, जिसमें आपके साथ और एक पार्टनर रहने वाला था। और लॉन्ड्री सर्विसेज के बारे में भी आपको बताया गया, ताकि आप अगर मेडिटेशन करते हुए आप कंफर्टेबल नहीं है, कि आप नहीं अपने क्लोथ्स धोना चाहते हैं, तो टाइम है वो उसको कम करना चाहते हैं, तो आप लॉन्ड्री सुविधा भी ले सकते थे। उसके बाद जो है वो फॉर्म लेके ही हमें जो गुरुजी है, मतलब वहाँ के जो टीचर्स है, उनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू 5 मिनट्स का हुआ, जिसमें मुझे सवालात किए गए कि आप क्यों आए हो, आपका आने का उद्देश्य क्या है, और आप किस वजह से ये विपश्यना को मतलब फॉलो कर रहे हो, और आपने और भी कोई विपश्यना के बारे में पढ़ा है या सीखा है। तो वो कहते हैं कि उसको आपको अलग रखते हुए यहाँ पे जो भी आपको बताया जाए आप वही चीज़ करेंगे। आप भले ही आपने पहले भी सीखी हो, तभी भी आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। और इस तरीके से हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद हम डाइनिंग हॉल में गए। और डाइनिंग हॉल में जो है पूरा शेड्यूल हमारा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सब शेड्यूल हमें समझाया गया। उस डाइनिंग टेबल में हमारा खुद के जो बर्तन थे जिसमें हम खाना खाएंगे, जो पानी पिएंगे, तो वो सब खुद को ही धोना है। और वही नंबर अलॉट किया गया कि रोज़ आपको यही बैठ के यही आपको नाश्ता करना है और खाना भी खाना है। तो ये सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पे हमें समझाई गई। सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारे जो मोबाइल है या सोने की चीज़ है, कोई भी अनमोल जो भी चीज़ होंगी, वो आपको वहाँ पे रखने के लिए देनी थी, जो आपको लास्ट डे पे वो मिल जानी थी। तो मोबाइल्स वगैरह सब आपके एक कबर्ड में उनको सेफली रखा गया। और उसके बाद जो है इवनिंग को जो है धम्म हॉल में आपको बुलाया जाता है, और वहाँ पे आपका फिर से नंबर अलॉट होता है, एक आसन अलॉट होता है, जिसमें आप रोज़ बैठेंगे, वही आपका आसन होगा, वही आपकी जगह होंगी, वहाँ से आप कहीं भी आसन हिला नहीं सकते हैं, वहीं बैठ के आपको मेडिटेशन करना होता है। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो भी आपको उसी आसन और उसी जगह पे आपको देखकर इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। जो साधिकाएँ रहती हैं वहाँ पे, उनको इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, तो इसलिए जगह का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और आपको एक कार्ड दिया जाता है जहाँ पे आपका नाम मेंशन होता है उसमें, ताकि आपके लिए अगर कोई इंस्ट्रक्शन हो तो आपका नाम से उन्हें पता चले कि अच्छा इनको इंस्ट्रक्शन देनी है। तो जो 30 को है, तो 30 को हमने एक दूसरे के साथ बातें की, और सारी चीज़ें, मतलब हम एक दूसरे को जान रहे थे। क्योंकि मेरे सेशन में जो है, विपश्यना सेशन में 200 लड़कियां थी, मतलब सब जो है लेडीज़ 200 थी। तो बहुत बड़ा सा मतलब ये शेड्यूल बना था मेडिटेशन कैंप के लिए। बहुत सारी लड़कियां, आंटियां और बुजुर्ग आए थे, जो कि अलग अलग प्रदेश से आए थे। कोई महाराष्ट्र से था, कुछ एमपी, यूपी, राजस्थान से, जयपुर से, हर जगह से, दिल्ली, मुंबई, सब जगह से वहाँ पे लोग आए थे मेडिटेशन करने के लिए, विपश्यना कोर्स करने के लिए।
तो 31st की मॉर्निंग से हमारा पूरा रेगुलर शेड्यूल स्टार्ट हुआ। तो 4 बजे से गोंग बजना, रिंग बजना शुरू हो जाता है और साधिकाएँ जो है आपके आवाज़ में आके आप मतलब आपको जगाती है। तो वो जो है घंटियाँ बजाती हैं जिससे आप अवेयरली उठ सकें, ज़्यादा भी शोर नहीं होता है। और गोंग बेल 3 बार बजती है। अगर उससे आप नहीं उठ पाते हैं तो साधिकाएँ खुद बेल लेके आती हैं और आपको जगाती हैं। तो 4 बजे से उठना पड़ता है। मॉर्निंग में जो भी आपके मॉर्निंग रूटीन है वो करने पड़ते हैं और वो होने के बाद आपको धम्म हॉल में उपस्थित होना पड़ता है। जहाँ पे आपकी सीट अवेलेबल होती है वहीं पे आप जाके बैठना होता है और 4:30 से जो है वो सेशन स्टार्ट होता है। तो 4:30 से जो सेशन स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहले त्रिशरण और पंचशील हमें दिया गया। तो त्रिशरण पंचशील देने के बाद हमारा आर्य मौन स्टार्ट हुआ, जिसमें हमें किसी के साथ भी बात करने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स और साधिकाओं के साथ, वो भी इमरजेंसी में अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स है या कुछ बताना हो तो ही आप बात कर सकते थे और एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसा आर्य मौन भी वहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा। त्रिशरण पंचशील लेने के बाद आपको आनापान सती सिखाया जाता है। आनापान सती में आपको ये एहसास दिया जाता है कि आप सांस ले रहे हो और जो सांस छोड़ रहे हो उसके बारे में आपको अवेयर किया जाता है। और जो भी सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, जो जिस भी जगह पे वो टच हो रही है तो उसका एहसास आपको कराया जाता है। तो ये 3 दिन तक आपको आनापान सती सिखाई जाती है। तो 4:30 से लेके 6:30 तक आपका मेडिटेशन टाइम होता है, आनापान सती का टाइम होता है। और उसके बाद जो है आपका नाश्ता की बेल बजती है तो आपको जाके नाश्ता करना पड़ता है। तो 6:30 से 8 बजे तक आपका ये शेड्यूल रहता है कि जिसमें आप नाश्ता करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। और उसके बाद जो है 8 बजे से फिर से धम्मा हॉल में एकजुट होते हुए मेडिटेशन स्टार्ट करना होता है। और वही आनापान सती को और अच्छी तरीके से समझना होता है, आपको सांस को अच्छी तरीके से समझना होता है। वो नॉर्मल वे में अगर आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हो तो आपको थोड़ी गहरी सांस लेते हुए समझना पड़ता है और आपको अवेयर होना पड़ता है अपने सांस के लिए, ताकि आप समझ सके कि ये सांस जो हम रेगुलर ले रहे हैं वो सांस कहाँ टच हो रही है और कहाँ पे उसका एहसास हो रहा है। तो अवेयरनेस को लाना ही आनापान सती का एक बहुत बड़ा काम इसमें बताया गया है। 8 से 9 मेडिटेशन होने के बाद एक छोटा सा 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक होता है। उसमें आप वॉशरूम जा सकते हो या फिर आप थोड़ा टहल सकते हो, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। और उसके बाद फिर से 5 मिनट में आपको 10 मिनट में फिर से हॉल में एकत्रित होना पड़ता है और वहाँ से फिर से आप मेडिटेशन करते हो। और 11 बजे जो है वो फिर से बेल बजती है जो आपका खाने का टाइम होता है और उस समय आप खाना खाते हो। तो 11 से 12 तक आप खाना खा सकते हो और 12 से 12:30 तक आप जो है टीचर्स के साथ आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, या नहीं हो तो वो टाइम आप अपना आराम भी कर सकते हो। तो ऐसा ये शेड्यूल बना रहता है। उसके बाद जो है 1 बजे से फिर से धम्मा हॉल में मेडिटेशन के लिए आपको एकत्रित होना पड़ता है और 1 से 2:30 बजे तक आपका फिर से ध्यान साधना का पूरा जो सेशन है वो स्टार्ट होता है। और उसके बाद बीच में एक ब्रेक भी होता है और फिर से मेडिटेशन स्टार्ट होता है। ऐसा ब्रेक लेते हुए 5 बजे तक आपका मेडिटेशन ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक 10 मिनट का ब्रेक होता है। और उसके बाद जो है 5 बजे जो है नाश्ते का टाइम हो जाता है, जिसमें आपको चाय, दूध, नींबू पानी ये सारी चीज़ें दी जाती हैं।
तो ये पूरा शेड्यूल जो है ऐसे चलते रहता है। फिर नाश्ता होने के बाद 6 बजे आपको फिर से मेडिटेशन हॉल में आना होता है और 6 से 7 बजे आपका मेडिटेशन होता है और उसके बाद जो है 7 से साढ़े 8 बजे तक आपको गोयंका गुरुजी का एक प्रवचन सुनाया जाता है, जिसमें आप दिन भर जो भी काम कर रहे हैं, जैसे त्रिशरण पंचशील आपने लिया है वो क्यों लिया है, उसका महत्व क्या है और आनापानसति क्यों की जा रही है, इस बारे में पूरे डिटेल में बताया जाता है। और वो क्यों ज़रूरी है, ये शील, समाधि और पैया प्रज्ञा जिसे कहते हैं, ये तीनों सेशन बहुत ज़रूरी क्यों है, इस बारे में गुरुजी आपको बताते हैं। गोयंका गुरुजी का प्रवचन होने के बाद फिर से आपको 8:30 से 9 बजे तक एक मेडिटेशन करना होता है और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस है गुरुजी के लिए तो आप वहाँ पे क्वेश्चन उनको पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन ना हो तो आप जाके सो सकते हो। उसके बाद आराम का टाइम होता है और फिर से 4 बजे से फिर से सेशन, मतलब दूसरे दिन का सेशन स्टार्ट होता है। तो ऐसा पूरा 10 दिन तक ऐसा सेशन पूरा स्टार्ट रहता है। इस 10 दिनों में मेरा अनुभव क्या है, इस बारे में मैं शेयर करूँगी। तो पहले दिन जो मेरा स्टार्ट हुआ था, जो शेड्यूल मेरा स्टार्ट हुआ था, तो वो रूटीन में आने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। और वो रूटीन जब हो रहा था तो तब जब मेडिटेशंस हो रहा था और जो भी चीज़ें समझाई जा रही थी तो उसमें हम कंसंट्रेट कर रहे थे। और उसके बाद जो है वो सेशन स्टार्ट हुआ, तो जब आनापानसति स्टार्ट हुई थी तो बहुत बार ऐसे होता था कि मन इतना चंचल है कि वो यहाँ वहाँ भटक ही जाता था। सांस पे कंसंट्रेट होना बहुत 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 हार्ड हो रहा था। तो कैसे तो भी करके हम एटलीस्ट ये तो भी जानते थे कि हाँ, कि हमारे जो सांस जो हम ले रहे हैं वो कहाँ टच हो रहा है, और सांस धीमी है, मध्यम है या बहुत हाई स्पीड से है। तो इस बारे में हमें जानकारी उस सेशन में हो रही थी। और 10 दिनों तक आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है अपने सांस के बारे में, और बहुत क्लियरली आपको समझ आता है कि सांस हमारी कैसे चल रही है, कब धीमी है, कब क्या हो रहा है और क्या क्या गतिविधियाँ आपके सांस के साथ हो रही है। तो बहुत अच्छी तरीके से वो शेड्यूल चला। तो आनापानसति का सेशन जो है उसमें ये समझ आ गया मुझे कि आनापानसति जो है वो एक बेसिक, आपको एक कंसंट्रेट करने के लिए और आपको एक अवेयरनेस लाने के लिए आनापानसति बहुत आवश्यक है। तो आनापानसति ये फुल मेडिटेशन नहीं है, उसका बेसिक एक फॉर्म है। उसके बाद जो है असली साधना स्टार्ट होती है। तो यह शेड्यूल हमारा स्टार्ट हो गया और पहले 3 दिन आपको आनापानसति के बारे में ही सिखाया जाता है, और आनापानसति के साथ साथ आपके शरीर में जहाँ भी सेंसेशंस हो रही है, जो भी सेंसेशंस हो रही है उसमें उसको अवेयर किया जाता है। उसको आपको मतलब जानना होता है कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो जो भी आपके शरीर में जो भी मूवमेंट्स हो रहे उसको आप अवेयर होते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो। 3 दिन जो आप ना रेगुलर आनापानसति करते हो, आप अवेयरनेस पैदा करते हो, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होती है कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या एहसास हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो मुझे जो है मेरा जो अनुभव था, जब मैं मेडिटेशन करने लगती थी तो मैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी और बहुत हीट मुझे लगती थी। तो हीट होने की वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, और ये हीट जो है वो बहुत बॉडी में बहुत ज़्यादा नहीं किया, मुझे सफ़र कर रही थी। तो जब ये हीट वाला सेशन स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने गुरुजी से जाके पूछा कि ये हीट वाला जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे ट्रबल कर रहा है। तब उन्होंने बताया कि ये हीट जो है ये हमारा कहीं ना कहीं एक एंगर है, और ये एंगर को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर आप इसको जान सकते हो कि आप जब किसी पे गुस्सा करते हो या किसी पे आप बहुत ज़्यादा
मन से ये करते हो, गुस्सा करते हो, तो आपके शरीर में जो ये होता है, जो चीज़ें होती है, वो आपको ही कितना हार्म करती है। तो सोचिए कि आपको जितना हार्म करती होगी तो दूसरे को भी कितना करती होगी। तो आपके जो विकार है वो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो डेज़ थे ना, ये 3 डेज़ जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो ये हीट इशू मुझे बहुत हुआ। और उसके बाद जो है ये कंटिन्यूअसली चलता रहा, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और फिर वो कम भी हो गई। तो ये सेशन में ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि मुझे जो है, जो मेरे विकार हैं, वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। और बाहर निकलने के साथ साथ मुझे बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ पे महसूस होने लग गए, पर मैंने उसको ओवरकम करते हुए मैंने मेडिटेशन जारी रखा। और मैंने बोला हीट कितनी भी बढ़ जाए, मैं वो मेडिटेशन को है वो कंटिन्यूअसली करूँगी। और एक मोड़ ऐसा आ गया कि उसमें जो है मेरा जो हीट है वो उस ऐसे लेवल पे पहुंच गई कि वहाँ से वो ना कम हुई ना ज़्यादा हुई, वो मेंटेन रही। हीट हो रही थी पर उसका इतना एहसास मुझे नहीं हो रहा था, और वो मुझे चल-बिचल नहीं कर रही थी जो पहले कर रही थी। पहले तो मुझे मेडिटेशन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर उसके बाद वो एक स्टेबल हो गई। उसके बाद जो है मेरा सेशन जब स्टार्ट हुआ तो मुझे कभी पाँव में, कभी शरीर के कई-कई भागों में जो है चींटियाँ जैसे चल रही है ऐसा एहसास होने लग गया। कभी बहुत ठंड लग रही थी, कभी बहुत गर्मी हो रही थी, और कभी ज़ुकाम जैसे लग रहा था, कभी एकदम ड्राई हो रहा था गला। तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी। तो उस सेशन में ये भी आपको देखना, अवेयर आप हो जाते हो कि आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो रही है। तो वो चीज़ों को मैं ज़्यादा अवेयर हो पाई, और वो क्यों हो रही है ये भी मुझे एक तरीके से मुझे पता चल गया। तो उसके लिए क्या-क्या रीज़न है, और क्या-क्या, कभी एटमॉस्फेयर उसका रीज़न हो जाता है, कभी हमारा जो सोच होती है वो भी मैटर करती है, और हमारे कहीं न कहीं कर्म भी मैटर करते हैं। तो इस बारे में भी वहाँ पे जब सेशन ख़त्म होता है, लास्ट में गोयंका गुरुजी का जब प्रवचन होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पे बताते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, और ये जो विकार आपके निकल रहे हैं तो उसको आपको ओवरकम कैसे करना है, और अपने मन को शुद्ध कैसे करना है। तो इस प्रक्रिया को मैंने बहुत फिर बाद में डिटेल में समझते हुए और उसकी गंभीरता को समझते हुए मैंने बहुत अच्छी तरीके से मेडिटेशन और ये विपश्यना का जो सेशन है उसको स्टार्ट किया। इस विपश्यना मेडिटेशन कैंप में बहुत अच्छी बात मुझे एक समझ आ गई कि आप कितने भी बोलने वाले पर्सन हो, या आप कितने भी चुप रहने वाले पर्सन हो, पर आप उतना नहीं बोल सकते हो जितना आपका मन बोलता है। आपका अंदरूनी मन जितना बोलता है ना, उतना आप नहीं बोलते हो। तो इस सेशन में मुझे ये समझ गया, जब मैं आर्य मौन में थी तब मैं खुद से ही कितनी बातें करती हूँ, और कितना ही मेरा मन चंचल है, इस बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता चला। और ये बहुत रियलाइज़ हो गया कि हम कितना डिपेंडेंट हैं किसी और चीज़ पे। हम बोलते हैं कि हम नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमारे खुद के मन पे हमारा काबू नहीं है, और हमारा जो शरीर पे तो छोड़ो ही, फिर क्या ही काबू होगा। तो इस बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया कि सच में मेरा जो मन है कितना चंचल है, और उसको अभी अगर वो उसकी जो हैबिट बनी हुई है, क्योंकि वो हमें काम करवाता है, हमसे काम करवाता है, और ये सेशन में हमें उनको गाइड करना था, मतलब मन को गाइड करना है कि आप हमारे तरीके से चलो। तो ये जो सेशन था उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छे से पता चली कि आपको किस तरीके से पहले उनको आदत लगानी है, और आदत लगाते लगाते और फिर वो अवेयरनेस और क्रिएट करना है,
और चीज़ें अपने शरीर मन को नियंत्रित करना है, और नियंत्रित करते हुए अपना मन को स्वच्छ करते रहना है। क्योंकि ये इस संसार में जब हम आए हुए हैं तो हमें हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा। किसी के एंगर का सामना करना पड़ेगा, द्वेष का सामना करना पड़ेगा, हर चीज़ का सामना करना ही पड़ेगा। तो उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से आपका भी बर्ताव होना चाहिए, इस बारे में मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ मिली, और मुझे भी ये समझ आ गया कि मैं खुद कैसी हूँ, क्योंकि मैं खुद कितना दूसरों को ट्रबल करती हूँ, या मैं खुद कितना ट्रबल हो रही हूँ। इस बारे में मुझे बहुत इस 10 दिन में बहुत एहसास हुआ, और बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं मतलब उसमें इन्वॉल्व हो गई। उसमें मतलब इस तरीके से हो गई कि आप बहुत डीपली सोचने लग जाते हो अपने फैमिली के बारे में, आपके खुद के बारे में, आपके सराउंड में जितने लोग हैं उनके बारे में। क्योंकि वही एक क्वालिटी टाइम होता है आपके पास कि आप खुद के साथ बातें करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी क्लियर होती है, हमें एक्चुअल में क्या करना है, हम हमारे साथ क्या जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं, हम दूसरों के प्रति उतने ये है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई है मेरी। तो ये विपश्यना का अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा था, जिससे मुझे पता चल गया है कि ये जो सेशन है, ये विपश्यना का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, भगवान बुद्ध ने विपश्यना को इतना महत्व क्यों दिया गया है। क्योंकि हम जो है अनुभव अनुभव करो, बुद्धिज़्म को अनुभव करो, सिर्फ बोलते रहते हैं, पर एक्चुअल हम प्रैक्टिकली उसको नहीं कर पाते हैं। हम पढ़ के वो सारी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जो अब अनुभव कर सकते हैं ना, वो अपना खुद का अनुभव होता है, और वो अनुभव दूसरे को हो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता है। जो सेशन इस सेशन में मुझे अनुभव हुआ है वो ज़रूरी नहीं है दूसरों को भी वही अनुभव हो। तो आपके सबके अनुभव वो अलग अलग हो सकते हैं, और वो होने भी चाहिए, क्योंकि सब इंसान जो है वो अलग अलग है, उनकी मेंटालिटी अलग है, उनका सोच अलग है, उनके तरीके अलग है। तो हर चीज़ में आपको अनुभव भी अलग अलग होते हैं, और वो अनुभव आपके लिए ज़िंदगी भर जुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो गई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से, मतलब मैं निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चली गई। और उसके लिए ये सारा जो माहौल था, ये सारा जो वहाँ पे सिस्टम था, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जब घर में रहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, आपको अपना स्पेस भी नहीं मिल पाता है, आपको चॉइसेस नहीं मिल पाती है, आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो वहाँ जाके जो क्वालिटी टाइम मिला, और जो मेडिटेशन से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली और जो अनुभव मिला है, वो बहुत मेरे लिए मायने था। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे वो फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी तरीके से मिला है। क्योंकि जब हम लोग वो पगोड़ा में एंटर हुए, क्योंकि लास्ट 4 डेज़ में आपको पगोड़ा अलॉट होता है, तो पगोड़ा में जब आप एंटर करते हो तो पगोड़ा में एंटर होते से ही आप बहुत वाइब्रेशंस महसूस करते हो। जैसे मैं पगोड़ा में गई थी तो मैं बहुत वाइब्रेशंस फील कर रही थी, क्योंकि आप वहाँ पगोड़ा में जब सांस भी लेते हो उसकी आवाज़ तक आपको सुनाई देती है। तो वो बहुत मतलब आप अपनी अंदरूनी चीज़ों को इतनी क्लियरली समझ पाते हो कि छोटी से छोटी आवाज़ भी आपको वो समझ आती है, आपकी धड़कन की आवाज़ भी आपको समझ आती है, हवा जो पास ऑन होती है उसकी आवाज़ भी आपको इतनी तेज़ से आती है कि आप वहाँ पे जब मेडिटेशन करते हो तो आप पूरी अवेयरनेस के साथ मेडिटेशन करते हो। और वहाँ पे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं वो बहुत ही अनोखे होते हैं, और उसको एक्सप्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वो सब सिर्फ आप खुद ही अनुभव कर सकते हो। तो वो सारी जो धाराएं हैं, जो मेडिटेशन का जो
एक सेशन था, वो मैंने अनुभव किया जो कि बहुत ही अमेजिंग था। ऐसे लग रहा था कि ये मतलब सच में ऐसी चीज़ होती है। फिर आप जब अनुभव करते हो उसके बाद आपको पता चलता है कि इतने सा अनुभव करते हुए हम इतना ग्रेटफुल खुद को मान रहे हैं, तो भगवान बुद्ध ने इसका पूरा नॉलेज दिया है, तो वो कितने ग्रेटफुल होंगे और वो कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने हमें बताया है कि अभी तक इतने साल तक हमें ये प्योर धम्म मिल रहा है और उसका हम अनुभव कर रहे हैं, और वो चीज़ें अभी भी उसी तरीके से हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, उन सब ने एक बार तो भी मेडिटेशन कैंप के लिए विपश्यना मेडिटेशन में जाना ही चाहिए और वहाँ का अनुभव बिल्कुल लेना चाहिए। उसके प्रति आपके मन में कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे साथ प्लीज़ शेयर कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड करूँगी, और आपको और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।